Hello everyone, welcome to Success Classes. I'm Gaurav Soin and I'm back with the analysis of previous year questions of Delhi University's डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोग से वादा किया था कि मैं आप लोग की प्रैक्टिस कराऊंगा दोज हु आर अपीयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ पीएचडी। तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने और इसको आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करिए, जिससे टाइम टू टाइम बेसिस पे आपको अपडेट्स मिलते रहें। इन केस आपके पास कोई क्वेरी होती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं और उससे आपके जो भी क्वेरीज़ हैं वो मैं या बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं वो रिजॉल्व कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्लासिफाइंग अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज एट्रीब्यूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल या कैटेगोरियल वेरिएबल। अगर हम किसी को किसी न किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, जैसे कि आइज़ का कलर हो गया या क्लोथ्स के बेसिस पे हम कैटेगराइज कर रहे हैं, आपने बहुत सारे लोगों को बुलाया, उनको हमने रेड कलर वालों को एक तरफ खड़ा कर दिया, जिन्होंने रेड कलर की ड्रेस पहनी है, ब्लू वालों को एक तरफ खड़ा कर दिया। तो ऐसे ही अगर हम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है वो? तो करेक्ट आंसर है आपका कैटेगोरियल वेरिएबल, है ना। कैटेगरीज हम बना रहे हैं ना कि रेड हो गया टीम रेड, टीम ब्लू, टीम ब्लैक, टीम ग्रीन। तो यहाँ पे हमने कैटेगरीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी। जब आप किसी न किसी कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स मीन्स होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आप किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप क्लासीफाई करते हो देन इट इज़ नोन एज कैटेगोरियल वेरिएबल। जैसे कि मैंने आप लोग को एक चीज़ बोला था कि हर एक ऑप्शन को देखना ज़रूरी है, हर एक ऑप्शन से कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है, तो हम सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? जो हम रैंडमली निकालते हैं, ना। हमारे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व होता है। हम यहाँ पे बिल्कुल भी सब्जेक्टिव नहीं है, वी आर टोटली ऑब्जेक्टिव हियर। कंटिन्यूस वेरिएबल कौन से होते हैं? कंटिन्यूस वेरिएबल जो है जो इन्फिनाइट होते हैं, जैसे कि हमारा वेट हो गया, जो कंटिन्यूस है, जो अपने आप बढ़ घट रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं। तो ये क्या होते हैं? दीज आर इन्फिनाइट, है ना। और डिस्क्रीट वेरिएबल की अगर बात करूँ तो डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं आपके काउंटेबल, जिसको आप काउंट कर सकते हो। हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर इन द बास्केट, है ना। हाउ मेनी पर्सन्स आर स्टैंडिंग ओवर देयर, तो आप काउंट कर सकते हो 5 ऑरेंजेस हैं, 7 पर्सन्स आर स्टैंडिंग ओवर देयर, इट इज़ नोन एज डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है। और मैंने बता दिया रैंडम वेरिएबल जो आप रैंडमली लेते हो विदाउट बीइंग सब्जेक्टिव, एंड कंटिन्यूस वेरिएबल मीन्स जो एवर चेंजिंग होता है, जो इन्फिनाइट होता है, जो अपने आप बदलता घटता रहता है। और कैटेगोरियल वेरिएबल जब आप किसी न किसी एट्रीब्यूट के बेसिस पे किसी न किसी चीज़ को आप क्लासीफाई करते हो देन इट इज़ नोन एज कैटेगोरियल वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ईजी क्वेश्चंस भी आते हैं, कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, ईजी क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसमें से कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बहुत ही ईजी है, इसलिए टाइम ज़्यादा नहीं दूंगा। आंसर इज क्वार्टाइल। क्वार्टाइल क्यों है? बिकॉज बाकी जो तीनों हैं वो तीनों के तीनों क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर से क्वार्टाइल नहीं है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं पोजिशनल एवरेजेस कौन कौन से हैं, इनमें से दो अगर आपको ऑप्शन मिले, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें पता है एज इट इज़ तो आएगा नहीं। पोजिशनल एवरेजेस कौन कौन से हैं? तो पोजिशनल एवरेजेस होते हैं आपके मोड एंड मीडियन। ठीक है। तो पोजिशनल एवरेजेस हैं आपके मोड एंड मीडियन, और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है आपका मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है। तो यहाँ पे ऑड वन आउट है क्वार्टाइल, इसलिए क्वार्टाइल इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। इट इज़ अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, क्वार्टाइल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू वैलिडिटी। वैलिडिटी से रिलेटेड कौन नहीं है इसमें? क्रॉनबैश अल्फा, फैक्टर एनालिसिस, कंकरेंट और कंस्ट्रक्ट। देखो क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं, दो तो साफ साफ एलिमिनेट हो रहे हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको प्रूव वो नहीं कर रहा हूँ, आपका चेक नॉलेज की, आप बताओ आपको कितना आता है। कॉन्करेंट और कंस्ट्रक्ट तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक मेरी वीडियो भी है 16 टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया, क्योंकि मुझे पता है आप ये पूछोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप वहाँ पे समझ सकते हैं। डिटेल में मैंने समझा है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होती है, कंकरेंट वैलिडिटी क्या होती है, बचे ये दोनों ऑप्शन। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बता करके मैं आपको फर्स्ट और सेकंड चीज़ों को अच्छी तरीके से समझाता हूँ। आंसर इज क्रॉनबैश अल्फा। वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम रिलायबिलिटी। जो क्रॉनबैश अल्फा है, इसे कोएफिशिएंट अल्फा भी बोलते हैं, ये मेजर करता है रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी। वैलिडिटी अलग है, समझ में, रिलायबिलिटी अलग है। ठीक है। रिलायबिलिटी एंश्योर्स वैलिडिटी, ये हमको याद आ रहा है। वैसे जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, हमें कुछ कुछ चीज़ें याद आती हैं कि एक हमने क्वेश्चन करा था पेपर 1 में,
नेट JRF में, है ना। एक चीज़ और हम लोग को, एक क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है आप लोग से बातें करते करते, जब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो चीज़ वैलिड है वो रिलायबल भी होती है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे रिलायबिलिटी आ जाएगी, और जब मैं एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ तो वहाँ हो जाएगी वैलिडिटी। तो ये तो टोटल अलग हो गया क्रॉनबैच अल्फा, बिकॉज इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ वैलिडिटी, बिकॉज इट मेजर्स योर रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी। अब आ जाते हैं फैक्टर एनालिसिस। मैं आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताने वाला, मैं आपको ईजी तरीके से एक चीज़ समझाऊंगा। और ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसको आप समझिएगा एक बार। अभी भी रिसेंटली एक बहुत ही अच्छे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। यहाँ पे मैं आपको फैक्टर एनालिसिस समझा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल ऑफ सुशांत। अब यहाँ पे हम सब जानते हैं, हम यूट्यूब आप खोलो, आप न्यूज़ चैनल खोलो, आप इंस्टाग्राम खोलो, आप फेसबुक खोलो, समझ में आ रहा है, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तरीके से आपको कोई ना कोई न्यूज़ मिलती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे किसी भी चीज़, कोई किसी ने कुछ चीज़ की है, वेदर ही हैज़ कमिटेड अ सुसाइड और वेदर समबडी मर्डर्ड हिम, इसमें कोई एक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर सपोज लोग बोल रहे हैं कि उसने सुसाइड किया है, तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, है ना। किसी एक पे आपने चीज़ बोल दी, जैसे कि मैं अगर फर्स्ट बताऊँ उसका, अगर मैंने एक फैक्टर ले लिया दैट इज़ करियर, है ना। मैं सब चीज़ को समअप कर रहा हूँ जो मैं सुनता आया हूँ अभी तक। दूसरा हो गया, कुछ लोग बोल रहे हैं रिलेशनशिप, कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक, समझ में है। अब करियर में क्या क्या है, करियर में सबसे जो ऊपर आजकल चल रहा है रीज़न, उसकी जो डेथ का सुना जा रहा है दैट इज़ नेपोटिज्म, है ना। नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं इट कैन बी द रीज़न ऑफ हिज फिल्म्स, है ना। फिल्म्स हो सकती हैं, कुछ उसकी फिल्म्स जो हैं वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं चली, देन ही बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर ही माइट बी डिप्रेस्ड। और थर्ड अपन कह रहे हैं मे बी फिल्म रिजेक्शंस। उसको हम लोगों ने पढ़ा, मैंने भी कहीं पढ़ा था कि छिछोरे के बाद उसके उसके हाथ से 6 फिल्में छीन ली गई, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बहुत डिप्रेशन में आ गया था। तो करियर के अंदर हम लोगों ने 3 फैक्टर्स बना लिए। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में भी हमने बोला कि हिज रिलेशनशिप विद हिज गर्लफ्रेंड भी हो सकता है एक फैक्टर, ठीक है। फिर हम लोगों ने बोला इट कैन बी अ रीज़न ऑफ हिज प्रोफेशनल रिलेशनशिप, कुछ प्रोफेशन में, क्योंकि रिसेंटली हमने पढ़ा था उसकी एक मैनेजर ने भी सुसाइड कमिट कर लिया था कुछ दिनों पहले। और थर्ड हम लोग ने बोला इट कैन बी रिलेशन विद हिज फैमिली, कुछ फैमिली के साथ भी हो सकता है। ये हमने रिलेशन के अंदर उसके फैक्टर्स बना लिए। अब इसके बाद अगर मैं आपको बताता हूँ तो और भी बहुत सारे अदर्स में आ रहे हैं। अदर्स में कुछ लोग बोल रहे हैं कि ही इज़ वेरी मच इमोशनली कनेक्टेड विद हिज मदर, इमोशनली कंटेंट हो सकता है ना। और मे भी हो सकता है ऑफ हिज मेंटल इलनेस, है ना, मेंटल इलनेस हो सकता है उसका, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे मैंने चीज़ें बता दी। तो फैक्टर एनालिसिस बोलता है कि किसी एक चीज़ की वजह से आप ये फैसला नहीं ले सकते कि ये स्टेप इसलिए उठाया गया है, समझ में आ रहा है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। इज़ इट क्लियर। चिंता का कारण, टेंशन का कारण, डिप्रेशन का कारण कोई एक चीज़ इनमें से नहीं है। दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम फैक्टर एनालिसिस कर रहे हैं। ये बहुत सारे फैक्टर्स मैंने आपको बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो एक तरीके से फैक्टर्स हो गई है। इन सब के कॉम्बिनेशन की वजह से ही हैज़ टेकन सच काइंड ऑफ स्टेप। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को फैक्टर एनालिसिस के कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बताऊँ तो यहाँ होता है अगर नेपोटिज्म हो सकता है। अब हमें तो पता नहीं, बिकॉज उसने कुछ छोड़ा नहीं अपने जाने के बाद, कोई सुसाइड नोट वगैरह। अगर सपोज नेपोटिज्म एक्सप्लेन कर रहा है कि ही इज़ वेरी मच वरीड अबाउट और ही इज़ वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड अबाउट नेपोटिज्म, तो अगर नेपोटिज्म जो फैक्टर है वो सही तरीके से करियर को जज कर पा रहा है, सिर्फ नेपोटिज्म ही उसका कारण हो सकता है, उसके फिल्म्स के फेलियर्स नहीं हैं, उसके फिल्म रिजेक्शंस नहीं है, तो उसको अपन बोलेंगे एक तरीके से कॉमन वेरियांस या एक्सप्लेनेबल वेरियांस। अगर ये एक्सप्लेन कर पा रहा है, सिर्फ एक फैक्टर को हमने उठाया है, हमने बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। आप क्रॉस का साइन देख रहे होगे, सिर्फ नेपोटिज्म की वजह से, अगर करियर का मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, अगर मैंने सिर्फ एक फैक्टर की बात की है, इसमें इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, वो सब एक दूसरे से अलग हैं।
अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ नेपोटिज्म की बात की है तो नेपोटिज्म कितनी का क्या रोल है करियर के अंदर, तो अपन बोल सकते हैं वो एक्सप्लेनेबल वेरिएंस है। अगर नेपोटिज्म दर्शा पा रहा होगा करियर को तो वो हो जाएगा उसका एक्सप्लेनेबल वेरिएंस, या अपन बोल सकते हैं उसको कॉमन वेरिएंस। समझ में आ रहा है? अगर नेपोटिज्म बता पाएगा कि द रीज़न करियर में 3 फैक्टर्स, उसमें नेपोटिज्म अगर वो बता पाएगा कि करियर के अंदर ही इज़ वेरी मच वरीड अबाउट नेपोटिज्म, तो वो हो जाएगा आपका कॉमन वेरिएंस। इसके बाद क्या है, दूसरा होता है अगर नेपोटिज्म नहीं बता पा रहा है, मे बी नेपोटिज्म नहीं भी हो सकता और कोई कारण भी हो सकता है। अगर नेपोटिज्म नहीं बता पा रहा है, कोई दूसरा कारण है, तो वो हो जाएगा, अगर नेपोटिज्म नहीं बता पा रहा है कि उसके करियर में ही इज़ नॉट वरीड अबाउट नेपोटिज्म एट ऑल, ही माइट बी वरीड अबाउट सम अदर थिंग्स, ठीक है, तो वो हो जाएगा एरर वेरिएंस। समझ में आ रहा है? अगर नेपोटिज्म उसका बता पाएगा तो वो हो जाएगा एक तरीके से एक्सप्लेनेबल वेरिएंस, और अगर नेपोटिज्म इज़ नॉट द रीज़न, वो सही तरीके से करियर के अंदर फिट नहीं हो पा रहा है, ही इज़ नॉट वरीड, अगर करियर की बात करें दैट ही इज़ नॉट एट ऑल वरीड अबाउट नेपोटिज्म, देन इट इज़ नोन एज एरर वेरिएंस। बिकॉज यहाँ पे तो एरर आ गया ना, आपने इसको ले लिया, अभी देख रहे हो आप अलग अलग इंस्टाग्राम में सब लोग अनफॉलो करना स्टार्ट कर दिया है करण जौहर और आलिया भट्ट को। समझ में आ रहा है? अब आगे जा करके पता चले कि कोई और रीज़न हो सकता है उसके पीछे, तो बाद में पता चलेगा, तो वो तो एक एरर वेरिएंस निकला ना, नेपोटिज्म इज़ एन एरर वेरिएंस। पर हाँ, अगर बाद में सपोज उसके कुछ कॉन्टैक्ट से पता चला कि हाँ ही इज़ वेरी मच वरीड अबाउट नेपोटिज्म, लोगों ने खुलासा किया या उसके कुछ फ्रेंड्स ने अपना दावा किया, तो अपन बोल सकते हैं वो एक एक्सप्लेनेबल वेरिएंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इफ इट इज़ एक्सेप्टेड देन इट इज़ एक्सप्लेनेबल वेरिएंस, एंड इफ इट इज़ रिजेक्टेड देन इट इज़ नोन एज एरर वेरिएंस। इज इट क्लियर? तो ये हम लोग ने एक तरीके से फैक्टर एनालिसिस बहुत ही ईजी तरीके से समझ लिया कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जब वो फैक्टर जस्टिफाई कर पाते हैं तो वो एक्सप्लेनेबल बन जाते हैं, और जब वो एरर क्रिएट करते हैं, वो नहीं होते रीज़न, हम उसको ही मान लेते हैं, हमें पता नहीं है कि पीछे क्या रीज़न था, और हम किए पड़े हैं हर जगह नेगेटिव बोल रहे हैं अलग अलग लोगों के बारे में, करण जौहर आलिया भट्ट के बारे में, और बाद में सपोज वो चीज़ नहीं निकली, तो वो हो जाएगा ये नेपोटिज्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा एरर वेरिएंस। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, आप लोगों ने समझ लिया फैक्टर्स कि कोई भी चीज़ जो होती है वो होती इसीलिए है बिकॉज उसके पीछे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ में नहीं कह सकता, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स विच रिजल्टेड इन दिस। तो हम इन फैक्टर्स का एनालिसिस करते हैं, अभी भी एनालिसिस ही चल रहा है हर जगह से, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं फैक्टर एनालिसिस। जब वो एक्सेप्ट हो जाते हैं तो एक्सप्लेनेबल, जब वो रिजेक्ट हो जाते हैं तो एरर हो जाते हैं। याद ही हो गया हमें, ठीक है। अब मैं आपको ले जाता हूँ उस अपनी थ्योरी की तरफ। फैक्टर एनालिसिस, अगर फैक्टर की सिर्फ बात करें, फैक्टर एनालिसिस की बात करें अगर, ये तो मैंने आप लोग को डिटेल में बता दिया, अगर मैं आगे जाकर के रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, ईजी टर्म में क्या होता है कि हम लोग के पास बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, हम उस कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को एक ईजी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसे बोलते हैं हम फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर एनालिसिस अपन उसको बोलते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, हमारे पास बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास हैं, और उसको हम कुछ फैक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि वो ईजी हो जाए हमारे लिए। अभी हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं, बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं, पर जब हमने उसको लिख दिया तो हम क्लियर हो गए। समझ में आया? तो वो होता है एक तरीके से फैक्टर एनालिसिस, कि हम कॉम्प्लिकेटेड या मास डाटा को एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लिख देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम फैक्टर एनालिसिस, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके 2 टाइप्स के ऊपर, एक होता है इसका एक्सप्लोरेटरी और एक होता है कन्फर्मेटरी। एक्सप्लोरेटरी मतलब क्या होता है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम सबको पता है कि ये होता है एक तरीके से आपकी फंडामेंटल रिसर्च, जिसमें हमें कुछ भी नहीं पता, हमें सुशांत के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स ले लेके, ये सब फैक्टर्स मैंने अपने आप से थोड़ी ना बनाए हैं, आप लोग को भी पता होंगे, ये सब मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, सब जगह से इकट्ठा करके आपके सामने लिखे हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बहुत सारे फैक्टर्स ले रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स क्यों ले रहे हैं? बिकॉज दिस रिसर्च या दिस एनालिसिस इज़ न्यू टू अस। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना सक्सेसफुल एक्टर ने ऐसा कुछ स्टेप उठाया हो, जो कि इसकी 12 में से 6 फिल्में सुपर हिट रही हैं। समझ में आया? तो जब हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम उसके बारे में इससे पहले किसी ने कोई स्टडी नहीं किया, तो वो हो जाएगा आपका एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। और कन्फर्मेटरी क्या हो जाए? कन्फर्मेटरी मतलब वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, जैसे कि अब कोरोना ही हो गया, वो कब से चल रहा है, 3 महीने से चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो हम क्या कर रहे हैं, हम बस कंफर्म कर रहे हैं। हम कंफर्म कैसे करेंगे? सबसे इजी तरीका है बाय इंक्रीजिंग दी सैम्पल साइज। तो ये हो जाएगा आपका कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, कि हमारे पास कोई चीज़ लोगों ने पहले बहुत सारी रिसर्च की हुई है, अब हम देख रहे हैं कि प्रेजेंटली वो
सही है या नहीं वो कंफर्म कर रहे हैं उसको, तो उसको कंफर्म करने के लिए हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स लगा सकते हैं, हम अपने सैम्पल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो वो होता है आपका कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर हम दोनों में ले रहे हैं। ये वाला तो एक तरीके से सुशांत का ही केस हो गया, जो एक्सप्लोरेटरी मैंने फैक्टर एनालिसिस बताया, और कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस हो सकता है आपका कि हम जब कंफर्म करते हैं वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी होती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स देते हैं, अपने सैम्पल साइज को इंक्रीज़ करते हैं, इससे हमें कंफर्म हो जाए कि ये चीज़ सही है, ये वैलिड है या नहीं, तो वो होता है आपका कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, तो ये वैलिडिटी से कैसे रिलेटेड है? वैलिडिटी मतलब इन सब चीज़ों के बेसिस पे हम वैलिडेट कर रहे हैं ना कि क्या यही रीज़न है सुसाइड का, है ना, वैलिडेट कर रहे हैं हम, वी आर ट्राइंग टू मेक इट एक्यूरेट, कुछ ना कुछ तो है ना निकालना ही हमको रीज़न कि क्या है इसके पीछे का राज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है? Psychologists use statistics for selecting problem of the study. Psychologists use statistics for selecting sample of the study. Psychologists use statistics for making predictions and psychologists use statistics for comparing groups. इसमें से कौन सी चीज़ नहीं है? statistics कहाँ यूज़ बिल्कुल नहीं होता? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। स्टैटिस्टिक्स कहाँ यूज़ नहीं होता है? स्टैटिस्टिक्स यूज़ नहीं होता सेलेक्टिंग दी प्रॉब्लम ऑफ दी स्टडी। स्टडी की प्रॉब्लम सेलेक्ट करते वक्त हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ थोड़ी ना करते हैं, उसके लिए तो हम देखेंगे अभी करेंटली हम लोग किस चीज़ पे हम रिसर्च करना चाहते हैं, फिर उसका हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद आगे जा करके हम फिर हाइपोथेसिस वगैरह बनाएंगे और पूरा रिसर्च का प्रोसेस चलेगा। तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स यूज़ नहीं होता है। स्टैटिस्टिक्स कहाँ यूज़ होता है? सैम्पल सेलेक्ट करने में। ठीक है, प्रॉब्लम डिसाइड हो गई, अब हमको आगे जा करके रिसर्च मैथडोलॉजी के अंदर अपना सैम्पल सेलेक्ट करना है, प्रिडिक्शंस लगाना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट और पास्ट डाटा, वी आर मेकिंग प्रिडिक्शंस, वहाँ यूज़ होता है। कंपेयरिंग ग्रुप्स, इसका तो आपको कुछ बहुत अच्छा एग्जांपल है, एनोवा वगैरह हो गया। एनोवा में क्या करते हैं? हम कंपेयर करते हैं टू और मोर देन टू ग्रुप्स बेसिकली हम कंपेयर करते हैं। तो हम कंपेरिजन ग्रुप्स का जब कंपेरिजन करते हैं तब भी हमारा स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। इन रिसर्च गुड हाइपोथेसिस इमर्ज फ्रॉम, एक अच्छा हाइपोथेसिस कैसे इमर्ज होता है? डिस्कशन करके, रीजनिंग करके, ऑब्जर्वेशन करके या लिटरेचर सर्च करके? ठीक है, तो इसका आंसर मुझे आपको बताना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, और उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सो थैंक यू सो मच। हम लोगों ने आज क्रॉनबैश अल्फा और फैक्टर एनालिसिस के बारे में पढ़ा, और फैक्टर एनालिसिस कैसे रिलेट करता है वैलिडिटी से, इसके बारे में भी समझा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।